So hey everyone, this is Priya and this is about fourth और फिफ्थ वीडियो ऑन माय चैनल। कंप्लीट आपका तुम्हारा जैसे कि PYQs चल रहा था हमारा डिस्कशन। तो नेक्स्ट आपका ये पेपर 2020 का है आई थिंक, बिकॉज मैंने 2017, 18, 19 ये सारे पेपर्स डिस्कस कर लिए। 22 भी मैंने किया था और ये पेपर मुझे डिफरेंट लगा और 20 का पेपर है। तो देख लेते हैं इस पेपर में क्या क्वेश्चन है। अगर हुआ 20 का पेपर तो अच्छा है, नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं। अगर क्वेश्चंस डिफरेंट भी हैं और अच्छे क्वेश्चन है तो हम डिस्कस कर लेते हैं, तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो ये एनिमल टिश्यू का चैप्टर से क्वेश्चन है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपको तीन तरह के आपको मोस्टली आपको पता होगा कि एपिथेलियम दो तरह के पढ़े थे हम लोग, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल में भी हमने देखा था तीन, एक तो स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम और कॉलमनर एपिथेलियम। तो स्क्वैमस एपिथेलियम मोस्टली वो कैसा होता है, बहुत ही थिन होता है और वहाँ पे प्रेजेंट होता है जहाँ पे एक्सचेंज होने का काम होता है। उसके बाद क्यूबॉइडल एपिथेलियम तुम्हारा प्रेजेंट होता है जैसे कि जैसे ऑप्शंस आगे देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ इट इज़ कॉमनली फाउंड इन द डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो यस, इट इज़ करेक्ट, क्योंकि ये तुम्हारा प्रेजेंट होता है कहाँ पे, ग्लैंड्स और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स में। सेकेंड ऑप्शन आपका दिया हुआ है कि जो एपिथेलियम होता है पीसीटी का ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी हैज़ माइक्रोविलाई। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। जो पीसीटी है उसमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। पीसीटी में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। तो पीसीटी में जब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है तो वहाँ पे उसके लिए माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है, ठीक, जो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट आपका है दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड द सेक्स ऑफ द। तो जो एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो ये पता होगा कि ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है स्क्वैमस एपिथेलियम के लिए, क्योंकि वो ब्लड वेसल्स और एयर सैक में प्रेजेंट होता है, जो मोस्टली काम क्या करता है, डिफ्यूज़न का काम करता है, मतलब एक्सचेंज का काम करता है। तो नेक्स्ट ये जो थर्ड ऑप्शन है ये आपका इनकरेक्ट है, किसके लिए, क्यूबॉइडल के लिए। मतलब यही ऑप्शन जाएगा आंसर, क्यों, क्योंकि उसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन है जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम का फीचर नहीं बता रहा है। तो ये आंसर आपका चला जाएगा। और नेक्स्ट आपका ऑप्शन है कि इसका मेन फंक्शन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन है। तो यस, इट्स करेक्ट, मेन फंक्शन इसका सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन ही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपका करेक्ट आंसर आपका साथ साथ लिखा हुआ भी है, तो आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू का फीचर कौन सा नहीं है। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू का फीचर अगर देखें तो पहला ऑप्शन लिखा है द कोलेजन फाइबर आर प्रेजेंट इन द रोज बिटवीन द मेनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर। तो सही है ये, क्योंकि अगर रोज में प्रेजेंट और साथ ही मेनी पैरेलल बंडल्स में प्रेजेंट है, मतलब रेगुलर भी है और सही अरेंजमेंट दिखा रहा है। तो यस, इट्स करेक्ट। नेक्स्ट है कि दे आर रेजिस्टेंट टू एक्सियली लोडेड टेंशन फोर्सेस। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन होता है कि ये रेजिस्टेंट होता है एक्सियली लोडेड टेंशन फोर्सेस के लिए। नेक्स्ट आपका अगर आप देखते हो कि दे आर प्रेजेंट इन द टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। तो यस, इट इज़ ट्रू। एंड नेक्स्ट आपका ऑप्शन है कि दिस टिश्यू इज़ प्रेजेंट इन द स्किन। तो ये ऑप्शन गलत है, स्किन में आपका कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। अगर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पूछता तो अगर बिलो द स्किन बोलता तो वो ऑप्शन हो सकता था बिलो द स्किन, बट यहाँ पे बोल रहा है प्रेजेंट इन द स्किन। तो इन द स्किन कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि चार ऑप्शंस में हम ये नहीं पता चलता है कि कौन सा ऑप्शन ये इसके लिए सही है कि नहीं। जैसे सेकंड ऑप्शन, ये मुझे भी कन्फ्यूज़न था कि ये सही है या नहीं आपके रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के लिए, लेकिन उससे भी जो गलत ऑप्शन मुझे फोर्थ दिख रहा है कि ये तो सही होना ही नहीं चाहिए। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, पूरा ऑप्शंस देखो, अगर जो आप में श्योर है कि ये तो ऑप्शन इसके लिए रॉन्ग है, मतलब इस डेंस का फीचर नहीं है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का, मतलब वही आपका ऑप्शन बेस्ट होगा। तो इस तरीके से आप श्योर हो सकते हो। एलिमिनेशन मेथड से आप अपना क्वेश्चन का आंसर ला सकते हो, बस यही आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट, कौन सा जो है वो क्लोज्ड टाइप ऑफ ब्लड वस्कुलर सिस्टम एग्जिबिट करता है। तो अगर एनिमल किंगडम याद होगा तो क्लोज टाइप का ब्लड वस्कुलर सिस्टम स्टार्ट होता है एनिलिडा से, और एनिलिडा का एग्जाम्पल अगर याद होगा तो उसमें अर्थवर्म आता है, और अर्थवर्म का अगर ये नाम आपको पता होना चाहिए बायोलॉजिकल नेम, उसको फेरेटिमा बोलते हैं, अमेरिकाना, फेरेटिमा अमेरिकाना। तो सबसे पहला ऑप्शन अगर देखें कि नेफ्रीडिया दिया हुआ, सेकंड इज़ है फेरेटिमा। तो सेकंड ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसी में क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसमें क्लोज टाइप का ब्लड वस्कुलर सिस्टम मतलब उसमें आपका ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट है, कैपिलरीज प्रेजेंट है, ठीक है। तो वही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डैश इज कॉल्ड एज अ फेरेटिमा पोस्टुमा। किसे फेरेटिमा पोस्टुमा कहते हैं। तो फेरेटिमा इज़ द फॉर्म अर्थवर्म, बट साथ में आपका पोस्टुमा दिया हुआ है। तो देखो
फेरेटिमा अमेरिकाना एक आपका अमेरिकन ब्रीड, मतलब इन अलग अलग तरह का नाम है, जैसे बहुत सारे होते हैं ना ब्रीड्स, बहुत सारे स्पीसीज़। तो पॉस्टुमा वर्ड है, दिस इज़ ऑल्सो फॉर, दिस इज़ फॉर फ्रॉग नहीं, कॉकरोच नहीं। तो ये अर्थवॉर्म, तो अर्थवॉर्म के लिए ही ऑप्शन चला जाएगा, अर्थवॉर्म। तो ऑप्शन आंसर भी देख लेते हैं, तो अर्थवॉर्म के लिए ही है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एवरेज सेल साइकिल स्पेन फॉर द ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल के लिए अप्रॉक्सीमेटली कितना लाइफ साइकिल होता है? तो अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स। अगर आप एनसीईआरटी जैसे कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न में देखोगे, वहाँ पे ईस्ट का एग्जांपल दिया और एक ह्यूमन सेल का एग्जांपल दिया हुआ। तो ईस्ट का 90 मिनट्स दिया हुआ है और ह्यूमन सेल का एग्जांपल में 24 आवर्स दिया लाइफ साइकिल। तो ये 24 आवर्स आपको लर्न कर लेना है। नेक्स्ट है, इन सेल साइकिल द इंटरफेस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग 3 फेजेस। तो अगर सेल साइकिल आपको याद होगा तो इंटरफेस आता है, उसके बाद इंटरफेस के बाद आपका आ जाता है इंटरफेस के बाद आपका जो होता है वो एम फेज़ आता है। एम फेज़ में आपके पार्टीशंस होते हैं, एम फेज़ में प्रोफेज़, फिर से मेटाफेज़, इस तरीके से 5 होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो इंटरफेज़ है उसको भी 3 पार्ट में बांटा गया है, एक तो G1, G0 और S फेज़। तो G1 में G0 और S फेज़ 3 फेज़ है, तो यही आपको ध्यान में रखना है कि G1 H फेज़ तो नहीं होता है, S1 नहीं होता है, S2 नहीं होता है, S1 और S2 कुछ होता नहीं है, G1 S और G0 या G2 फेज़ आप बोल सकते हो, ठीक है। तो G2 फेज़ ये है। G0 फेज़ एक क्विसेंट स्टेज आता है, मतलब G1 में ही ये G0 फेज़ आता है। अगर कोई सेल डिवाइड नहीं करना चाह रहा अभी, तो वो वहाँ पे क्विसेंट स्टेज में चला जाता है, तो ये इंटरफेज़ में ही आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 7, देख लेते हैं कि इफ़ द सेल हैज़ अ डिप्लॉयड और 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट G1। अगर उसके पास G1 में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो S फेज़ के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए कि जो S फेज़ होता है, S फेज़ में तुम्हारा जो होता है वो अमाउंट ऑफ DNA जो होता है वो अमाउंट ऑफ DNA जो होता है वो डबल होता है। एस फेज़ में अमाउंट ऑफ DNA जो है वो डबल होता है और तुम्हारा क्रोमोसोम का जो नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाफ़ हो जाता है। सॉरी, हाफ़ नहीं, सेम रह जाता है। मैंने बोलने में थोड़ा मिस्टेक किया, वही सेम रह जाता है। तो ये चीज़ दिमाग में रखना है, एस फेज़ होने के बाद मतलब अमाउंट ऑफ DNA डबल हो जाएगा और आपका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इक्वली रहेंगे, सेम रहेंगे। बस ऐसा देखा जाए कि अगर मान लो पहले G1 फेज़ में 2 क्रोमोसोम था, तो अभी 2 क्रोमोसोम दिख रहा है, लेकिन जब एस फेज़ हो जाएगा तो ये इसमें क्या होगा कि दो एक ही मतलब क्रोमैटिड्स बन जाएंगे, मतलब अमाउंट ऑफ DNA देखा जाएगा तो डबल होगा, बट काउंटिंग अगर क्रोमोसोम नंबर करेंगे तो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। देखो, आपका जब तक क्रोमैटिड्स एक है तब तक आप काउंट भी एक ही करोगे क्रोमोसोम को। यहाँ पे भी एक क्रोमैटिड था तो 2 ऐसे 1 1 2 कर लिए, यहाँ पे भी 1 1 2 ही होगा। भले एक नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स चेंज हो गया, मतलब सेंट्रोमियर आपका एक है तो काउंटिंग भी एक ही होगा। यहाँ पे एक सेंट्रोमियर, यहाँ पे एक, मतलब ऐसा टोटल 2, यहाँ पे भी टोटल 2 है और तुम्हारे साथ में क्रोमैटिड्स के नंबर बढ़े बट आपका क्रोमोसोम नंबर सेम रहा। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। तो इसमें आप देख लो कि ऑप्शन जो होना चाहिए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल रिमेन। तो अगर पहले 2n है तो बाद में भी 2n ही रह जाएगा, तो ये आपको आंसर फर्स्ट चला जाएगा 2n। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इन एनिमल्स में जो माइटोटिक सेल डिवीज़न है इज़ ओनली सीन इन द माइटोटिक सेल डिवीज़न सिर्फ तुम्हारे कौन से डिप्लॉयड सेल्स में होते हैं? तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं माइटोटिक, मतलब माइटोटिक है मतलब माइटोसिस हो रहा है, ठीक। तो सोमैटिक सेल्स में होगा या सिंथेसिस सेल्स, मियोसिस सेल्स, सोमैटिक, सिंथेसिस और नन ऑफ। तो सोमैटिक सेल्स में होता है तुम्हारा माइटोसिस, ये दिमाग में रखना है। नेक्स्ट आपका 9 नंबर क्वेश्चन देखो, द कंप्लीट ऑफ प्रोफेज कैन बी मार्क्ड बाय। तो जो प्रोफेज कंप्लीट होता है उसमें लास्ट ऐसा क्या है? तो क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। तो ये तो होता ही है। क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमैटिड्स अटैच टुगेदर एट अ सेंट्रोमियर। तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट आप देख लो, इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल एंड माइक्रोट्यूबुलर्स एंड द प्रोटीनेशियस कंपोनेंट्स ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म हेल्प इन द प्रोसेस। तो ये भी सही है, मतलब ये पूरा आपका फीचर दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जैसे एक साथ लिखा हुआ है ना कि प्रोफेज का फीचर, वही आपका प्रोफेज का पूरा फीचर दिया हुआ है। तो ये चारों ऑप्शंस हो जाएगा, तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, ठीक।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द सेल साइकिल पेयरिंग ऑफ बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस। पेयरिंग किस कौन से फेज़ में होता है? तो ये आपका मियोसिस 1 का प्रोफेज़ 1 का दिया हुआ है। प्रोफेज़ 1 में भी मियोसिस 1 की प्रोफेज़ 1 में भी 5 फेजेस होते हैं। तो पेयरिंग जो होता है वो कौन से फेजेस में होता है? तो जाइगोटीन फेज़ में होता है पेयरिंग। क्रॉसिंग ओवर पूछा जाता है तो आपका पेकाइटिन स्टेज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस 1 इज़ शोन इन द फिगर। ये कौन सा स्टेज दिखा रहा है मियोसिस 1 का? तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे एक पैरेलल लाइन पे है तो ये मेटाफेज दिखा रहा है, एक सीधा लाइन पे है तो ये मेटाफेजिक स्टेज दिखा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेज ऑफ द मियोसिस 1 इज शोन इन द इमेज। इसमें कौन सा दिखा रहा है? तो यहाँ सेपरेट हो रहा है तो ये एनाफेज हो जाएगा। तो ये एनाफेज 1 का शो कर रहा है, ठीक है। सेपरेशन शो हो रहा है तो एनाफेज। इन डैश ऑफ द सम इनवर्टिब्रेट्स डिप्लोटिन कैन लास्ट फॉर द मंथ्स और ईयर्स। कौन से वर्टिब्रेट्स में तुम्हारा मंथ और ईयर तक डिप्लोटिन लास्ट करता है, मतलब डिप्लोटिन लास्ट कर सकता है? तो तुम्हारा ये डिप्लोटिन, लेप्टोटिन, काइजमाटा, oocyte, तो oocytes में ये लास्ट करता है, ठीक है। इन oocytes ऑफ द सम वर्टिब्रेट्स। ये सीधा सिंपल से एनसीईआरटी के लाइन को फिल इन द ब्लैंक्स बना दिया। आइडेंटिफाई द विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायग्रामेटिक व्यू ऑफ स्टेजेस इन द माइटोसिस। ये कौन सा स्टेज आपको दिख रहा है? तो ये अर्ली प्रोफेज का एक स्टेज है, तो ये अर्ली प्रोफेज आप देख लेना। डायग्राम से बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है द डैश इज अ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स असेंबल्ड ऑन द सेंट्रोमेरिक रीजन ऑफ अ डीएनए। इट प्रोवाइड्स द मेजर अटैचमेंट पॉइंट फॉर द स्पिंडल ट्यूबुलर माइक्रोट्यूबल्स ड्यूरिंग द माइटोटिक एंड मियोटिक डिवीजन टू पुल द क्रोमोसोम्स अपार्ट। कौन सा ऐसा एक प्रोटीनेसिस कॉम्प्लेक्स है जो क्रोमोसोम्स के साथ जैसे अटैच्ड होता है, ठीक है, और उसी से जुड़ता है तुम्हारा कोई भी सेंट्रोमियर से, मतलब वही सेंट्रोमियर के पास काइनेटोकोर प्रेजेंट है, इसे काइनेटोकोर बोलते हैं, डिस्क लाइक होता है और इसी से तुम्हारा माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच्ड होते हैं, स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो उसको हम काइनेटोकोर्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर चला जाएगा सेकंड आपका काइनेटोकोर्स। इन स्प्रिंग सीजन जो है कैम्बियम बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है और लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट्स प्रोड्यूस करता है, जिसमें जो वेसल्स होते हैं वो वाइडर कैविटीज़ वाले होते हैं। तो वो वैसे वुड को कौन से वुड कहा जाता है? तो स्प्रिंग सीजन वाले को अर्ली वुड कहा जाता है और ऑटम सीजन वाले को लेट वुड कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अर्ली वुड और लेट वुड। अर्ली वुड का फीचर भी आप देख लो, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है कि बहुत ही ज़्यादा कैम्बियम एक्टिव होता है तो बहुत ज़्यादा जाइलरी एलिमेंट्स भी प्रोड्यूस होता है और साथ ही साथ वैसा वाइड वेसल्स वाला प्रोड्यूस्ड होता है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा अर्ली वुड का एग्जाम्पल। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रूट सोन इन द पिक्चर। आपको इसमें रूट्स बताना है इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास मॉन्स्टेरा एंड बैनियान ट्री। तो ये एग्जाम्पल आपका ग्रास मॉन्स्टेरा और बैनियान ट्री का एग्जाम्पल, तो ये एडवेंटिशियस रूट्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये सीधा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एडवेंटिशियस रूट्स और उसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है और डायग्राम अगर आपको याद है तो वो भी अच्छा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लो, डैश आर द लॉन्ग ट्यूबुलर शेप्ड आउटग्रोथ फ्रॉम द रूट एपिडर्मल सेल एंड जनरली thought to be aid plants in nutrient acquisition। कौन सा तुम्हारा लॉन्ग ट्यूबुलर शेप्ड आउटग्रोथ होता है, रूट्स एपिडर्मल सेल से निकलता है और तुम्हारा क्या करता है, प्लांट्स को हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स को ये करने के लिए, लेने के लिए। तो रूट हेयर्स ही हेल्प करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है इन ग्लाइकोलिसिस अ चेन ऑफ अ डैश रिएक्शंस अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट। कौन सा रिएक्शन, मतलब ग्लाइकोलिसिस में कितने रिएक्शन का चेन है? तो 10 रिएक्शन का चेन होता है। तो ये सबसे ईजी क्वेश्चन है और आपको ध्यान पता भी होना चाहिए 10 रिएक्शंस होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा 10 वाला। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ द नाइट्रोजन टू अमोनिया इज टर्म्ड एज डैश इन नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन से अमोनिया में कन्वर्ट होना को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ये एनसीईआरटी का लाइन है जहाँ पे ये डेफिनेशन दिया हुआ नाइट्रोजन फिक्सेशन का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ये किस में प्रेजेंट होता है? तो PEP जो है 3 कार्बन मॉलिक्यूल वाला ये प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, ये आपका C4 प्लांट्स में पाया जाएगा और C4 प्लांट्स मेज ये सब एग्जाम्पल हो जाएंगे और C4 प्लांट्स के मेसोफिल सेल में पाया जाएगा। तो ये तुम्हारा मेसोफिल सेल दिया हुआ है, पहला ही ऑप्शन आंसर चला जाएगा, मेसोफिल सेल ऑफ द C4 प्लांट। अगर पूरा ऑप्शन ऐसा लिखा होता तो वो ज़्यादा बेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे। फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे का कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो देयर इज़ नाइदर देखो फोटो रेस्पिरेशन अगर आपको याद होगा तो उसमें ना ही ATP बनता है और ना ही शुगर बनता है, पहला तो सही बात है। इसके बाद है आपका इट्स रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ CO2 विद यूटिलाइजेशन ऑफ
ये तुम्हारा एटीपी का यूज़ होता है, CO2 बाहर निकलता है, ठीक है। नो सिंथेसिस ऑफ एटीपी और एनएडीपीएच भी नहीं बनता है। तो ये चारों ऑप्शंस आपका करेक्ट है फोटो रेस्पिरेटरी सिस्टम पाथवे के लिए, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन में ये चारों चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर जनरली प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू इन लार्ज अमाउंट, मतलब ये यहाँ पे आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बताना कौन सा एग्जाम्पल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का है, और एग्जाम्पल्स नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट डेफिनेशन ही दिया हुआ, तो इसका आंसर आपका चला जाएगा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, क्योंकि जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है अबव 10 मिलीमोल पर केजी ड्राई वेट, तो वो आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो जाएगा। और माइक्रो कौन सा होगा, जो लेस होगा। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर नीडेड इन प्लांट टिश्यू इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, जो स्मॉल अमाउंट में नीडेड होगा वो तुम्हारा माइक्रो का हो जाएगा। तो इतना इजी क्वेश्चंस है और साथ ही साथ दे दिया है क्वेश्चंस, तो देखो कोई भी इजीली कर लेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट पर्टिकुलरली द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल, ये प्रॉपर डेफिनेशन कौन से एलिमेंट के लिए लिखा गया है और ये एनसीईआरटी में ऐसा मेंशन है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले नाइट्रोजन दिया उसी के बारे में। इट इज़ वन ऑफ द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन एंड हार्मोन, तो ये नाइट्रोजन के फीचर के बारे में है। जब नाइट्रोजन आप पढ़ोगे, जब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के सारे एलिमेंट्स को देखोगे तो उसमें यही चीज़ मेंशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के रिंग स्ट्रक्चर के लिए क्या ज़रूरत है, और साथ ही साथ राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर्स के लिए भी हेल्प करता है, तो उसमें आपको पता होना चाहिए मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल के रिंग स्ट्रक्चर के लिए भी, और साथ ही साथ आपका राइबोसोम को इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए भी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन 2 अमाइनो एसिड सिस्टीन एंड मिथ्योनिन एंड मेन कंस्टिट्यूएंट, ये तो हमारा सिस्टीन मिथ्योनिन में प्रेजेंट होता है, और मेन कंस्टिट्यूएंट होता है बहुत सारे सेवरल कोएंजाइम, विटामिन, ये सब का। तो ये आपके सल्फ़र का डेफिनेशन, सल्फ़र के बारे में आपको पता होना चाहिए, सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं सिस्टीन एंड मिथ्योनिन, तो आंसर चला जाएगा सल्फ़र। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिवेट्स वेरियस एंजाइम्स स्पेशली कार्बोक्सिलेज ऑल्सो नीडेड इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, तो कौन सा ऑक्सीजन के सिंथेसिस के लिए कौन सा एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, तो जिंक होता है, तो जिंक आपको लर्न करना है। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ Ca+2 मेम्ब्रेन फंक्शनिंग पॉलन जर्मिनेशन, तो ये कैल्शियम के यूटिलाइजेशन में प्लस मेम्ब्रेन का फंक्शनिंग और प्लस पॉलन जर्मिनेशन के लिए कौन सा रिक्वायर्ड होता है, तो बोरोन होता है। ये बोरोन प्रॉपर आपका आंसर चला जाएगा, मतलब पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है क्वेश्चंस, एक भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं। और सोचो ये सारे चैप्टर्स जो मोस्टली लोग इग्नोर करते हैं एलिमेंट्स के बारे में, वहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, मतलब आपको वो सारे टॉपिक्स भी ध्यान देना है जो बहुत ही ज़्यादा रट्टाफिकेशन वाले टॉपिक्स हैं, जिसको रटना है वो चीज़ आपको ज़्यादातर याद रख लेना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। N2 फिक्सेशन जो है कंपनीज विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कौन कौन से मोस्टली होते हैं, तो राइजोबियम तो होता ही है, उसके बाद जाइलम, ये सब तो है नहीं, बैक्टीरिया और रूट हेयर्स, तो राइजोबियम ही ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही ऑप्शंस भी बहुत ही ईजी बनाया है ना, मतलब ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी नहीं है, ईजिली आप आंसर कर सकते हो। एनी मिनरल आयंस कंसनट्रेशन इन टिश्यू दैट रिड्यूसेस द ड्राई वेट, जो रिड्यूस कर दे रहा है बाई 10% इज़ कॉल्ड कंसिडर्ड एज अ, तो जो रिड्यूस कर दे रहा है वो उसको क्या कहलाएगा, टॉक्सिक कंसनट्रेशन कहलाएगा। तो ये डेफिनेशन टॉक्सिक कंसनट्रेशन का है, तो इसे आप लर्न कर लो। मतलब ये चैप्टर सोचो इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन गए। डैश इज द स्टोर हाउस ऑफ द कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड प्रेस प्रिजर्व्ड ऑन द सीड्स, ये प्रॉपर डेस्टिनेशन है आपका हार्बेरियम के लिए, जिसमें प्लांट्स को क्या किया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है, उसके ड्राई करके प्रेस और प्रिजर्व करके रखा जाता है सीट में, तो ये आंसर आपका चला जाएगा हार्बेरियम। नेक्स्ट आपका है कि आइडेंटिफाई द फुल फॉर्म ऑफ ICBN, ICBN का फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर हो जाएगा, तो नेक्स्ट आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप 34 देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन द फर्न्स एंड द मॉसेस, फर्न्स और मॉसेस किसका एग्जाम्पल है, फर्न्स और मॉसेस, तो ये ब्रायोफाइट्स का एग्जाम्पल, फर्न्स तो तुम्हारा ये हो जाएगा, मॉसेस तुम्हारे ब्रायोफाइट्स हो जाएंगे और फर्न्स तुम्हारे हो जाएंगे टेरिडोफाइट्स, तो इसमें आर्किगोनियम प्रेजेंट होता है एज अ फीमेल, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट सीड्स आर प्रेजेंट, सिंस सीड्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सो सीड तुम्हारा तो एल्गे में आता नहीं है, एंजियोस्पर्म में भी एंजियोस्पर्म में सीड्स तो होता ही है, जिम्नोस्पर्म में भी होता है, जिम्नोस्पर्म में सीड नहीं आता है, ठीक है, फ्रूट होता है बट देयर इज़ नो सीड फॉर्मेशन, तो एंजियोस्पर्म इज़ द मोस्ट करेक्ट आंसर और वही आंसर होगा। नेक्स्ट आप देख लो, डैश आर द रिफर्स टू एज द जीन ऑफ द बैक्टीरिया विच लेक अ सेल वॉल एंड इज करेंटली कंसिडर्ड एज द स्मॉलेस्ट नोन सेल, और स्मॉलेस्ट नोन सेल है जिसका साइज़ अबाउट 0.1 माइक्रोन है, तो ये माइकोप्लाज्मा का डेफिनेशन है और माइकोप्लाज्मा इंपॉर्टेंट है, आप इसे लर्न कर लो।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्लैंड्स मेक अप द एंडोक्राइन सिस्टम दैट प्रोड्यूस केमिकल मैसेंजर कॉल्ड हार्मोन्स दैट ट्रेवल्स थ्रू द ब्लड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो एग्जैक्ट ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स का डेफिनेशन है, इसमें भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि आपका जो है केमिकल मैसेंजर प्रोड्यूस करता है, मतलब कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं जो तुम्हारे ब्लड में फ्लो करता है। तो ये सारे एंडोक्राइन का ही डेफिनेशन है। डैश इज द सिस्टम ऑफ फिलामेंट्स ऑफ फाइबर्स दैट इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल दैट कंटेनिंग अ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस किसके अंदर प्रेजेंट होगा, तो ये स्केलेटन का डेफिनेशन हो जाएगा, ठीक है, जिसमें आपका तुम्हारा किस तरीके का होता है, फिलामेंट्स ऑफ फाइबर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। तो ये डेफिनेशन एग्जैक्ट लर्न कर लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेस्पिरेशन अकर्स इन द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म नेसेसरली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस बोल रहा है मतलब एरोबिक ही होगा, एनारोबिक में तो ऑक्सीजन का ज़रूरत ही नहीं पड़ता। द नाइट्राइट इज़ फर्दर ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट विद द हेल्प ऑफ द नाइट्राइट। नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज होगा किसके मदद से, तो नाइट्रोबैक्टर के मदद से। तो आपका आंसर चला जाएगा नाइट्रोबैक्टर। ट्यूबर्स जो होते हैं सच एज पोटैटो, दीज आर द स्पेशल मॉडिफाइड। पोटैटो आपको पता होना चाहिए स्टेम का मॉडिफिकेशन है, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ह्यूमन बोन मैरो प्रोड्यूसेस विच ऑफ द टाइप ऑफ सेल। बोन मैरो में तीनों तरह के सेल्स बनते हैं, चाहे वो रेड ब्लड सेल्स हो, वाइट ब्लड सेल्स हो या प्लेटलेट्स हो, तो ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विटामिन सी है, उसको क्या कहा जाता है, उसे एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। अमाइनो एसिड तो कहा नहीं जाएगा, सिट्रिक एसिड भी नहीं, टार्टरिक भी नहीं, तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, उसे लर्न करना है। इन द लीफ ऑफ द टोबैको, टोबैको की लीफ में विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट। तो आपको पता हो जो खैनी खाते हैं लोग उसमें निकोटीन प्रेजेंट होता है, तो निकोटीन आंसर चला जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपको लर्न करना है। नेम द बोन्स इन द एडल्ट ह्यूमन स्कल। इस ह्यूमन स्केल में कितने बोन्स होते हैं और इंक्लूडिंग आपको जोड़ के बताना है। क्रेनियल में तो 8 होता है और फेशियल में तुम्हारा कितना होता है 14, तो 8 और 14 अगर जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे 22 हो जाएंगे, तो आंसर आपका चला जाएगा 22। नेक्स्ट हो जाएगा विटामिन ए का डेफिशिएंसी की वजह से कौन सा बीमारी होता है, तो आपका पहला ही नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। विटामिन बी की वजह से बेरी होता है, विटामिन सी की वजह से स्कर्वी होता है, तो आंसर फर्स्ट चला जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस, बिकॉज ऑफ विटामिन ए तुम्हारा नाइट ब्लाइंडनेस होता है। द विटामिन विच इज सॉल्युबल इन वाटर, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन आर WBC। वाटर सॉल्युबल विटामिन बी और विटामिन सी होता है, तो ए तो नहीं होगा, डी नहीं होगा, सी आंसर चला जाएगा विटामिन सी, ठीक है। नेक्स्ट आपका देख लो कि मिल्क इज़ पुअर सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू गिव एन मिल्क इज़ अ पुअर सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन न्यूट्रिएंट्स। मिल्क किसका सोर्स नहीं है, तो तुम्हारा कैल्शियम का तो सोर्स होता है, या विटामिन डी का भी होता है, फॉस्फोरस एंड विटामिन सी, तो तुम्हारा फॉस्फोरस का भी सोर्स होता है, विटामिन सी का कोई सोर्स नहीं होता है मिल्क, तो ये आप लर्न कर लेना। स्कॉर्पियन जो है क्या चीज़ का यूज़ करता है, यूजेज इट्स टैच टू पॉइजन इट्स प्रेडेटर्स। अपने प्रेडेटर्स को जहर, मतलब अब किसके मदद से प्रेडेटर्स को वो पॉइजन देता है, तो वो माउथ की मदद से लेग या टंग, टेल या फिर आपका पेडिपैल्प, तो इसका आंसर आपका दिया हुआ है टेल, तो इसे लर्न कर लो, टेल की मदद से वो जहर फैलाता है अपना। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द क्लासिफिकेशन, उसको कौन से बायोलॉजी बोलेंगे, तो टेक्सोनॉमी कहलाएगा, जो क्लासिफिकेशन से डील करेगा, तो आंसर आपका टेक्सोनॉमी है। तो ये अगर ये पेपर से आप एक चीज़ सीख सकते हो कि इसमें वो सारे चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मोस्टली जो रटने वाला चैप्टर्स था, जैसे मिनरल न्यूट्रिशन हो गया, पहला चैप्टर आपका लिविंग वर्ल्ड का हो गया, मतलब इसमें वो आपके 12th के जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं उसका तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, तो मतलब इम्पोर्टेंस का बात नहीं, इस पेपर में तो इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स जितने भी देखे उसमें हमने देखा कि जेनेटिक्स हो गया चाहे बायोटेक हो, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस थे। ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि ये पेपर PYQ है या नहीं है, बट मुझे मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है ये PYQ ही है, बिकॉज मेरे पास भी सारे PYQs एक साथ अवेलेबल नहीं है। मैं भी बहुत ट्राई कर रही हूँ सारे PYQs को कलेक्ट करने में, तो मुझे बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, इसीलिए मैंने बहुत दिन से लेक्चर्स भी नहीं अब स्टार्ट किए थे कुछ भी। बट मुझे ये पेपर जब मिला तो मैंने पेपर देखा तो मुझे लगा कि ये PYQ क्वेश्चंस हैं, और अगर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बिकॉज़ ये हमारे अब अगर सैम्पल पेपर हुआ तो वो भी वेल एंड गुड है, क्योंकि हम कुछ सीख रहे हैं क्वेश्चंस के थ्रू, तो क्वेश्चंस डिस्कस करने से हमें बहुत बेनिफिट है। प्लस आप ये चीज़ भी देख लो कि ये इस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से हमें कौन कौन से चैप्टर पे फोकस करना है, मतलब मिनरल न्यूट्रिशन पे आपको ज़रूर से ज़रूर फोकस करना होगा। प्लस मोस्टली आपके 11th के पोर्शन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे इस मतलब इस पेपर के हिसाब से। और नेक्स्ट टर्म में हम ये ट्राई करेंगे कि कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस हो, ठीक है। मैं मोस्टली आप देखूंगी कि जो एग्जैक्टली PYQs मिल जाए वो मैं कर लूँ, बाकी और भी क्वेश्चंस जहाँ से भी मिलेंगे मैं डिस्कस करूँगी, ठीक है।
और अगर इन केस आपके पास सच में अगर आपके पास पेपर है तो आप प्लीज़ मुझे शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट दैट इज़ NCERT पैनिशा, मेरा ऑफिशियल मतलब नेम जो है मेरा वो प्रिया पांडे है, तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो और साथ ही मुझे शेयर कर देना क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास अवेलेबल है। एंड आप अप्रिशिएट भी कर सकते हो कमेंट्स में, मुझे बहुत सारे थोड़े बहुत अप्रिशिएशन आ रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है, तो थैंक यू। आप अप्रिशिएट करो और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लेना।